क्लास 12th इंटीग्रेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 19.3 का 8वां क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा है। कैसे सॉल्व करना है इन सभी चीज़ों को देखेंगे, सभी क्वेश्चंस को समझेंगे बड़े ही प्यारे तरीके से। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास 10th और 12th किसी भी क्लास की आपके रिलेटेड वीडियो जो भी होती है आप लोगों को मिलते हैं आपके कमेंट के आधार पर। तो चलिए दोस्तों, आज का अपना सोल्यूशन शुरू करते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, इस क्वेश्चन में नीचे में e⁻x और -1 दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आखिर सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना होगा आपको, e⁻x को मान लेंगे z। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो देखिएगा, मान लेते हैं अगर z बराबर, माना अगर z बराबर e⁻x है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर dz हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा e⁻x dx। तो नीचे में अगर e⁻x को हम z मान लेते हैं तो ऊपर में उसका डेरिवेटिव भी तो होना चाहिए ना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके इंटीग्रल वाला क्वेश्चन में ऊपर भी e⁻x से गुना कर देंगे और नीचे भी e⁻x से गुना कर देंगे, और बचेगा जो e⁻x -1, ये तो है ही इंटीग्रल x के सापेक्ष। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि e⁻x तो कैंसिल हो ही जाएगा, बचेगा 1/e⁻x -1, सेम जो क्वेश्चन में था वो। अब देखिए यहाँ से, इसमें अगर e⁻x को हमने z माना है तो क्या कर सकते हैं, इसमें हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। नीचे में क्या हो जाएगा z इंटू z -1 और ऊपर में e⁻x dx है, ये dz के बराबर है, तो यहाँ 1 रख देते हैं, यहाँ dz रख देते हैं। अब इंटीग्रेशन बाय पार्शियल मेथड के द्वारा, आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन करेंगे। इसमें इस दोनों गुणनखंड को अलग अलग हम मान लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ से मानते हैं, माना क्या चीज़ को, पूरे जिसका इंटीग्रेशन आपको ज्ञात करना है, 1/z इंटू z -1 को हम मान लेंगे a/z और प्लस b/z -1। अब दोनों का भिन्न का जोड़ करते हैं तो नीचे वाला तो सेम ही आना है, दोनों तो कैंसिल हो ही जाएगा, ऊपर वाला सिर्फ लिख लेते हैं a इंटू z -1 और प्लस bz बचेगा, ठीक है। इसमें आप कर सकते हैं a और b का वैल्यू ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो z का मान रखने पर ना, z का कोई वैल्यू रखने पर जिससे b 0 हो जाता है तो a का मान निकलेगा। b 0 करने के लिए z का मान 0 रखना होगा, तो a का मान क्या आ जाएगा 0 -1, 0 में से 1 घटेगा तो -1, a का मान आ जाएगा -1, ठीक है। इसी तरीके से अगर z का वैल्यू 1 रखते हैं तो b का मान आ जाएगा, क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा ना, ये b का वैल्यू आ जाएगा 1, ठीक है। अब करना है a और b का वैल्यू निकल गया तो इंटीग्रेशन निकालना है इसका। तो इंटीग्रल ऑफ, इस पूरे टर्म को हमने क्या माना a/z मतलब -1/z और b का मान है 1 तो प्लस 1/z -1, और इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष। अब क्या करो, अलग अलग कर लो, प्लस वाला को पहले लिख लेते हैं, 1/z -1 का इंटीग्रल z के सापेक्ष और माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/z का इंटीग्रल z के सापेक्ष। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझने में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होगा। तो देखिएगा 1/z -1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये होगा log ऑफ mod ऑफ z -1 और माइनस में है log ऑफ mod ऑफ z हो जाएगा इसका इंटीग्रल, और प्लस c log ऑफ x माइनस log ऑफ y बट्टा y हो, x/y हो जाएगा, तो log ऑफ mod ऑफ z -1 और बट्टा में z हो जाएंगे प्लस c हो जाएगा। z हमने किसको माना था e⁻x को, तो e⁻x रख देते हैं इसका वैल्यू, तो log ऑफ mod ऑफ e⁻x -1 और बट्टा e⁻x और प्लस c। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट का। 8 का सेकेंड भी क्वेश्चन जस्ट सेम इसी तरीके का है, दोनों क्वेश्चंस बहुत ही प्यारा सा है। तो आइए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। जस्ट सेम प्रोसेस करना है इस क्वेश्चन में भी जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, तो हो सकता है बन गया होगा आप लोगों से, कुछ स्टूडेंट से नहीं बना होगा। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसमें नीचे में e⁻x अगर z हम मानते हैं इसको, तो इसका डेरिवेटिव भी e⁻x dx होगा। तो डायरेक्ट से हम क्या करेंगे, मान लेते हैं। तो माना z बराबर क्या e⁻x, तो dz क्या हो जाएगा e⁻x dx हो जाएगा। चूँकि दोनों चीज़ तो हमको अवेलेबल ही है, रहने देते हैं, इसीलिए इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएंगे, नीचे वाला को लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 + z और इंटू 2 + z, ये हो जाएगा ना, और e⁻x dx है ऊपर में, ये किसके बराबर हो जाएगा dz के बराबर, ठीक है। फिर से हम मानेंगे, चूँकि आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन करना है पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा, तो इसको हम 1/1 + z और इंटू 2 + z, इसको हम मानेंगे क्या a/1 + z और प्लस b/2 + z, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना होगा तो नीचे वाला टर्म तो कटेगा ही, बार बार बता रहा हूँ। तो a से क्या हो जाएगा 2 + z में गुना, और b से 1 + z में गुना हो जाएगा। a और b का वैल्यू निकालना आप लोगों को पता है। तो यदि
इसमें z का मान रखेंगे तो z बराबर, अगर हम इसको 0 करना है तो z का मान -1 रखना होगा, तो हमें a का वैल्यू आएगा। -1 रखेंगे, 2 में से घटेगा तो a का वैल्यू 1 आ जाएगा इसके बराबर करने पर। अगर हम z का वैल्यू -2 रखते हैं, तो a 0 हो जाएगा। 1 -2 -1 होगा तो b का मान कितना आ जाएगा, -1। ठीक है। नाउ अब इंटीग्रल निकालेंगे इसका। इस पूरे टर्म को हमने मान लिया ये वाला, और इस पूरे टर्म को हमने माना ये वाला, तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, 1/a बट्टा 1 + z, मतलब a का मान 1 है तो 1/1 + z हो जाएगा, और माइनस b बट्टा 2 + z है तो 1/2 + z हो जाएगा। इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष। अलग अलग कर सकते हैं ना। इंटीग्रल ऑफ 1/1 + z का इंटीग्रल z के सापेक्ष, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/2 + z का इंटीग्रल z के सापेक्ष। दोनों का इंटीग्रल आपको तो पता ही है क्या होता है इंटीग्रेशन। इसका हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ 1 + z और माइनस log ऑफ mod ऑफ 2 + z और प्लस c। log ऑफ x माइनस log ऑफ y क्या होता है, log ऑफ x बट्टा y। तो ये log ऑफ x बट्टा y हो जाएगा, मतलब ये वाला टर्म ऊपर में रहेगा और ये वाला टर्म नीचे में आ जाएगा 2 + z और प्लस c। z किसको हम माने थे, e⁻x को ना, तो रख देते हैं वैल्यू log ऑफ mod ऑफ 1 + e⁻x बट्टा 2 + e⁻x प्लस c। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। प्यारा भाई, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारा तरीके से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इंटीग्रल ऑफ x डिवाइडेड बाय x² + a² इंटू x² + b²। तो प्यारे भाई ध्यान देना इस क्वेश्चन में, जिसके सापेक्ष आपको इंटीग्रेशन ज्ञात करना है ना, तो वही वेरिएबल होगा और बाकी जो भी आपका अल्फ़ाबेट होगा सभी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो इसमें अपना वेरिएबल क्या है, सिर्फ x है, और a² और b² क्या है, कांस्टेंट है, कोई अंक हो सकता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर x² को हम z मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x dz हो जाएगा। तो चलिए हम मानते हैं, माना z बराबर, अगर हम x² को मानते हैं तो dz क्या हो जाएगा, 2x dx होगा। लेकिन 2x dx ऊपर में है क्या, नहीं है। तो क्या करेंगे हम, 2 से हम ऊपर भी गुना कर देंगे क्वेश्चन में, और 2 से भाग भी कर देंगे, तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, 2x dx आ गया। अब चलिए चलते हैं। नाउ क्या होगा, 1/2 इंटीग्रल ऑफ, नीचे में x को हमने क्या माना, z, तो ये हो जाएगा z + a², और इनटू में क्या होगा, z + b²। ठीक है। अब ऊपर में 2x dx किसके बराबर है, dz के बराबर है। अब देखिए इसको हम आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकल कर सकते हैं, तो फिर हम मानेंगे, माना क्या चीज़, 1/z + a² इंटू z + b²। इसको हम मान लेते हैं a/z + a² और प्लस में क्या, b/z + b²। ये मान लिया हमने। ठीक है। अब नीचे वाले का एलसीएम करेंगे तो वो तो सेम होकर के कट ही जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ ऊपर वाला, तो 1 बराबर बचेंगे a × z + b² और प्लस b × z + a²। यही बचेगा ना। अब देखिए a और b का हमको वैल्यू ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, z का अलग अलग मान रखेंगे। तो z का मान क्या रखेंगे, पहले हमको इसको 0 करना है। पहले हम b को 0 करेंगे तो a का वैल्यू आएगा। b को 0 करने के लिए z का मान रखना पड़ेगा -a², तभी तो -a² और प्लस a² क्या होगा, 0। तो -a² रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, b² - a²। तो यहाँ से हमको a का वैल्यू क्या निकलेगा, ये b² - a² और इनटू में a बराबर बचेगा इधर 1। तो a का मान क्या आ जाएगा, 1/b² - a², ये आएगा ना। तो a का मान क्या हो जाएगा, 1/b² - a²। इस तरीके से एक स्मॉल वाला है b² - a²। ठीक है। अब देखिए, अब क्या करना है, हमको b का वैल्यू ज्ञात करना है। तो z का मान क्या रखेंगे, तो z का मान -b² रखेंगे। तो z का मान -b² रखेंगे तो b का वैल्यू आएगा, -b² रखने पर a² - b² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/a² - b²। ठीक है। अब देखो, नाउ अब चलेंगे कहाँ, इंटीग्रल ज्ञात करने के लिए। 1/2 कांस्टेंट तो था ही, तो इसको रहने देंगे, और इंटीग्रल ऑफ, इस पूरे टर्म को हमने माना था ये वाला। तो a का मान कितना है, 1/b² - a²। ठीक है। a का मान हो गया, और पहले से क्या है, z + a² तो पहले से है, ये हो गया।
प्लस बी है, तो प्लस बी का मान कितना है 1/1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और इंटू में जेड प्लस बी स्क्वायर पहले से है जिसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, इस पूरे का इंटीग्रल किसके सापेक्ष है, तो जेड के सापेक्ष। इसको बिग ब्रैकेट से आप घेर लो। अब चलिए आप अलग अलग भी कर सकते हैं अलग अलग। इसका आंसर देख लेता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में है। हाँ चलिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में ही है। तो देखिए 1/2 कांस्टेंट है तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट बिग वाला ले लेते हैं। प्लस वाला ये टर्म है ना, तो इसको इंटीग्रल ऑफ, देखिए कांस्टेंट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। इंटीग्रल क्या बचेगा, 1/z प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रल किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष। देखिए ये 1/b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है ना, इसमें से यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा क्या, 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, ये ना बचेगा। और इंटीग्रल ऑफ नीचे अंदर वाला जो टर्म है 1/z प्लस ए स्क्वायर लिख देते हैं। इंटीग्रल किसके सापेक्ष, तो जेड के सापेक्ष। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए इसके आगे का सॉल्यूशन अब क्या करना है, बस इंटीग्रल निकाल देना है। तो 1/2 कांस्टेंट बाहर में था तो 1/2 आप रहने दो, ब्रैकेट के अंदर में इसका इंटीग्रल निकालो। तो क्या हो जाएगा, देखिएगा दोनों में से 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये भी कॉमन आ रहा है ना, तो 1/2 है 1/2, इसमें से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम ले लेते हैं क्या, कॉमन इस दोनों में से। तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेंगे इंटीग्रल ऑफ 1/z प्लस बी स्क्वायर का इंटीग्रल जेड के सापेक्ष, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/z प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल जेड के सापेक्ष, ये बचेंगे। अब देखते हैं 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, चलिए ब्रैकेट में ही लेंगे। इसका इंटीग्रल हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस बी स्क्वायर और माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और प्लस सी लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स बट्टा वाई। तो इसका मान हम रख देंगे, तो 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है बाहर में, और अंदर में बचेगा क्या, इसको सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट से। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड प्लस बी स्क्वायर बट्टा जेड प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी, लेकिन जेड हमने किसी को माना था एक्स स्क्वायर को। ठीक, तो क्या हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड का मान हमने, जेड किसको माने, एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर रख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझे तो फिर से वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो प्यारे भाइयों बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, dx अपॉन साइन एक्स इंटू 3 प्लस 2 कॉस एक्स का इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें अगर एक को आप कॉस एक्स मानते हैं तो उसका डेरिवेटिव साइन एक्स होना चाहिए, लेकिन साइन एक्स नीचे में है, इसको ऊपर में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ऊपर भी साइन एक्स से गुना कर दो, ऊपर भी साइन एक्स से गुना कर देते हैं और नीचे भी साइन एक्स से गुना कर देते हैं। तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स होगा कि नहीं, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू 3 प्लस 2 कॉस एक्स है, ये ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, और इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष है, एक्स के सापेक्ष। तो देखिएगा इस टर्म को हम क्या नीचे वाले को सभी को कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं कि नहीं, तो इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा साइन एक्स अपॉन, नीचे में साइन स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू में 3 प्लस 2 कॉस एक्स है, इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। ठीक है, और इंटीग्रल एक्स के सापेक्ष। देखिए अब नीचे में कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, कॉस एक्स, क्वेश्चन में कॉस एक्स ही था ना, क्वेश्चन में कॉस एक्स ही था। चलिए तो यहाँ से हम कॉस एक्स को क्या करेंगे, जेड मान लेंगे, तो उसका डेरिवेटिव साइन एक्स डी एक्स हमको मालूम है, तो मान लेते हैं यहाँ से, माना जेड बराबर क्या मानेंगे, तो कॉस एक्स। ठीक है, तो डी जेड क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स ऊपर में अवेलेबल है ना, तो इसका हम वैल्यू पुट कर देते हैं। इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा 1/1 माइनस कॉस एक्स है, कॉस एक्स को हमने माना था क्या जेड, तो 1 माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा और इंटू क्या होगा 3 प्लस 2 जेड
और ऊपर वाला साइन एक्स डी एक्स है इसके किसके बराबर है, तो डी जेड के बराबर है, तो ये डी जेड हो जाएंगे। अब देखिए इसको और फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ 1/a² माइनस b² के पद में है ना, तो 1 + z और इंटू 1 - z में इसको तोड़ा जा सकता है, और इंटू 3 + 2z ये बच जाएगा। इंटीग्रल किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष। अब हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड का यूज़। तो ना क्या करेंगे, मानेंगे यहाँ से, तो माना क्या चीज़ मानेंगे, 1/1 + z इंटू 1 - z और इंटू 3 + 2z। इस पूरे टर्म को हम मानेंगे क्या, तो a बट्टा पहला वाला गुणनखंड 1 + z प्लस b/1 - z और प्लस c/3 + 2z। ठीक है, नीचे वाले का तो कटना ही है, तो बस बचेगा सिर्फ ऊपर वाला, तो ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। तो एक बराबर इधर क्या हो जाएगा, a इंटू इस दोनों का गुना होगा, a इंटू 1 - z और इंटू 3 + 2z। ठीक है, और प्लस b इंटू ये दोनों गुना हो जाएगा ये और ये, तो 1 + z और इंटू में 3 + 2z और प्लस c इंटू में 1 + z इंटू 1 - z ये बचेगा। तो यहाँ पर हम z का अलग अलग मान रख के चेक करेंगे। ठीक है, 3 को वाला भी बताए थे, तो z का मान क्या रखेंगे जिससे हमको a का मान निकले, तो जिससे हमको a का मान निकालना है तो b और c दोनों को 0 करना होगा, और b और c दोनों को 0 करने के लिए दोनों में कॉमन फैक्टर खोजेंगे। 1 + z इसमें भी है, 1 + z इसमें भी है। 1 + z का मान 0 करने के लिए z का मान कितना रखेंगे, तो z की जगह पर अगर हम -1 रखते हैं तो एक में से एक घटेगा तो 0 हो जाएगा, तो z बराबर -1 रखेंगे तो हमको किस चीज़ का वैल्यू आएगा, a का। तो a के मान में इसमें a वाला जो भी, ये दोनों हो गया 0, इसमें आप क्या करो z का मान -1 रखो, 1 -1 करेंगे तो 1 + 1 हो जाएगा माइनस, तो ये हो गया 2। ठीक है, ये हो गया 2 और इसके जगह पर -1 करेंगे तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म, तो ये हो गया 2, तो a का मान कितना आएगा, 1/2। अगर हम z का मान, अगर b का मान चाहिए तो z का मान क्या रखेंगे, तो इस दोनों में कॉमन खोजेंगे, दोनों में कॉमन फैक्टर है 1 - z, तो z का मान क्या रखना चाहिए, 1 रखना चाहिए, +1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, ये दोनों बचेगा b वाला, इसमें आप 1 रखो तो 1 और 1 2 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 और 2 = 2 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 = 1, तो b का मान कितना आ जाएगा, 1/10। अब देखिए c के लिए हमको चाहिए, तो इस दोनों में कॉमन फैक्टर खोजेंगे, तो इसको इस दोनों में कॉमन है 3 + 2z, और इसमें z का क्या मान रखा जाए जिससे कि ये 0 हो जाए, तो 3 + 2z को आप 0 के बराबर करो तो क्या आता है, -3/2। ठीक है, z का मान -3/2 रखने पर ये और ये हो गया 0, बच गया ये 1 प्लस, इस दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - z² लिख सकते हैं कि नहीं, तो 1 - 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, चाहे आप अलग अलग ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 1 + z है ना, तो 1 में से क्या होगा, एक बार 3/2 घट जाएगा और एक बार 1 में 3/2 जुड़ जाएगा। ठीक है, अब देखो घटाएंगे तो कितना होगा, 2 इसका एलसीएम हो जाएगा 2 और 2 1 में -1 हो जाएगा, और गुना इसका नीचे में हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 3 5, कितना आ गया, -5/4। इसका मान आएगा -5/4 और इधर 1 है, तो इधर भाग में है, इधर गुना में जाने के बाद क्या आ जाएगा, -4/5। c बराबर अगर 1 आता है तो c का मान क्या आ जाएगा, -4/5, यही आएगा ना, तो c का मान क्या आ जाएगा, -4/5। अब देखो यहाँ से इंटीग्रल ज्ञात करेंगे, इंटीग्रल ज्ञात करना है तो देखते हैं। देखिएगा प्यारे भाइयों, इसमें z का वैल्यू अगर हम -1 रखे थे तो ये हो गया था 2 और ये हो गया था 1। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, सही है। हाँ, तो नाउ अब क्या करेंगे, इसका हम मान रखेंगे, तो नाउ इंटीग्रल ऑफ इस पूरा, ये पूरा जो टर्म है हम किसको माने हैं, किसको माने हैं, इस पूरे टर्म को माने हैं, तो हम बस इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, मतलब डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रल इसका, इस पूरे टर्म को हमने मान लिया ये वाला, तो इसका इंटीग्रल निकालेंगे। तो इंटीग्रल ऑफ देखिएगा a का वैल्यू कितना है, 1/2 है, तो डायरेक्ट से आप क्या करो, बाहर कर लो, तो 1/2 इंटीग्रल ऑफ बचेगा 1/1 + z, इसका इंटीग्रल z के सापेक्ष। ठीक है, प्लस b/1 - z है ना, तो b का मान कितना है, 1/10 है, तो प्लस 1/10 को आप रख लो बाहर में, और इंटीग्रल ऑफ 1/1 - z हो जाएगा,
इसका इंटीग्रल किसके सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, और प्लस सी बट्टा है ना, तो सी का मान कितना आया -4/5, तो इसको डायरेक्ट से -4/5 कर लेते हैं, और इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा 1/3 + 2z, 1/3 + 2z इंटीग्रल z के सापेक्ष। तो चलते हैं अब इसका इंटीग्रल निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/2 log ऑफ mod ऑफ 1 + z और प्लस 1/10 log ऑफ mod ऑफ 1 - z। लेकिन z का गुणांक क्या है, -1 है, z का गुणांक क्या है -1 है, तो -1 से इसमें क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा, तो भाग करने के बाद ये तो माइनस हो ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से -4/5 है, और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ 3 + 2z। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि z का गुणांक क्या है 2 है, तो इधर क्या होंगे 2 से भाग लग जाएगा, और प्लस कोई कांस्टेंट c हो जाएगा, तो 2 से 2 दूनी 4। अब चलिए सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा 1/2 log ऑफ mod ऑफ 1 + z और -1/10 log ऑफ mod ऑफ 1 - z। अब क्या करो z का मान रख लो ना, z का मान cos x है, तो यहाँ हम cos x रख लेते हैं, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा cos x, यहाँ भी क्या हो जाएंगे 1 - cos x। ठीक है, और माइनस ये 2/5 हो गया, 2/5 log ऑफ mod ऑफ 3 + 2 cos x और प्लस c। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट का। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्यारे दोस्त देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस हो गया, आंसर में पूरा माइनस प्लस का अंतर हो गया है। देखिए जेड अगर हमने cos x को माना तो dz - sin x dx आएगा ना, तो यहाँ से dz की जगह पर क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये सभी चिन्ह क्या होंगे माइनस में होंगे। तो इसमें हम -1 बाहर में रख लेते हैं, इस तरीके से -1 बाहर में रख लेते हैं। ठीक है, तो इधर हम इंटीग्रल में -1 बाहर में रखे तो ये -1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होंगे -1/10 हो जाएगा, और यहाँ +4/5 हो जाएगा। इसी तरीके से सभी का चिन्ह क्या हो गया पलट जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। यहाँ क्या होंगे, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस और ये होगा प्लस। ठीक है, इस तरीके से आप कर लेना सही। ठीक है, बाकी सब सही है। तो यही रहा अपना प्यारा सा आंसर, यही सही आंसर हुआ। ठीक है, उसमें माइनस कॉमन थोड़ा सा मिस हो गया था शुरू में, माइनस ध्यान में फ्लो में चले गए थे आगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन 10 का सेकंड, dx/1 + 3 e⁻x + 2 e⁻2x, इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष चाहिए। तो देखिएगा इसमें e⁻x है और e⁻2x है, इसको हम क्या कर सकते हैं अलग अलग कर सकते हैं। 3 e⁻x है ना, तो देखिएगा इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रल ऑफ, चूँकि पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड पे लाना पड़ेगा, इसको गुणनखंड के रूप में अलग अलग तोड़ना पड़ेगा। तो 3 e⁻x है, इसको हम लिख सकते हैं 2 e⁻x और प्लस e⁻x इस तरीके से, और प्लस में क्या होगा देखिए 2 e⁻x और प्लस 2 e⁻2x लिख देते हैं। ठीक है, और प्लस बचेगा यहाँ से e⁻x बच रहा है और +1 बच रहा है। ठीक है, इस तरीके से देखो यहाँ से 2 e⁻x है और e⁻x है, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 e⁻x हो जाएगा ना। बाकी ये दोनों टर्म तो है ही, सीधा करके हमने लिख दिया है। इस दोनों टर्म में से और इस दोनों टर्म में से हम कॉमन लेंगे। क्या चीज़ कॉमन आएगा, तो dx/2 e⁻x है ना, इसमें से आएगा e⁻x कॉमन। ठीक है, e⁻x कॉमन आएगा तो बचेगा क्या यहाँ से, चलिए 2 e⁻x ही कॉमन ले लेते हैं। 2 e⁻x कॉमन आएगा दोनों में से, तो यहाँ से तो ये 1 हो जाएगा और प्लस ये यहाँ से बचेगा e⁻x। ठीक है, e⁻x, और यहाँ से देखिएगा इसमें से +1 कॉमन लेते हैं तो बचेगा e⁻x +1। ठीक है, हाँ, तो देखिएगा अब अगर हम e⁻x को z मानेंगे, e⁻x को अगर z मानेंगे तो ऊपर में भी e⁻x dx होना चाहिए, जो उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो देखिए e⁻x से हम ऊपर भी गुना कर देंगे और क्या करेंगे नीचे भी गुना कर देंगे। चलिए dx/ इंटीग्रल ऑफ dx/, इसको हम गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं 2 e⁻x और +1 और इंटू में क्या आ गया 1 + e⁻x, चाहे आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं e⁻x +1। ठीक है,
अब हमको क्या करना पड़ेगा, e टू द पावर x से ऊपर भी गुना, तो e टू द पावर x से ऊपर भी गुना कर दिए और e टू द पावर x से नीचे भी गुना कर दिए, इसका इंटीग्रल x के सापेक्ष। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन के मेथड पे ला सकते हैं। इसको हम पूरे को क्या मान लेंगे, माना z बराबर क्या करते हैं e टू द पावर x मान लेते हैं, तो dz क्या हो जाएगा e टू द पावर x dx हो जाएगा। अब इसको हम उसी फॉर्म पे लाते हैं तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x, नीचे वाला को हमने माना z, इंटू क्या हो जाएगा 2z प्लस 1 और इंटू क्या हो जाएगा z प्लस 1 और ऊपर वाला टर्म किसके बराबर हो जाएगा ex dx जो है ये dz के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन वाले मेथड पे सॉल्व करने के लिए, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 2z प्लस 1 इंटू z प्लस 1, इसको हम क्या मानेंगे, तो a बट्टा पहला वाला गुणनखंड क्या है z प्लस b बट्टे दूसरा वाला गुणनखंड क्या है 2z प्लस 1 और c बट्टे तीसरा वाला गुणनखंड क्या है z प्लस 1। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखते हैं सॉल्व करते हैं आगे, तो इधर तो एक ही बचेगा ना, बराबर a इंटू 2z प्लस 1 और z प्लस 1 हो जाएगा, a इंटू 2z प्लस 1 और इंटू में क्या होंगे z प्लस 1 और प्लस b इंटू क्या हो जाएगा z इंटू z प्लस 1 और प्लस c इंटू क्या हो जाएगा z इंटू 2z प्लस 1, यही होगा ना। अब हम क्या करेंगे, z का अलग अलग मान रख करके वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो a का मान हमको पहले चाहिए, तो इस दोनों में कॉमन फैक्टर खोजेंगे, तो दोनों में कॉमन फैक्टर z है, z का मान 0 रख देंगे तो दोनों 0 हो जाएगा, तो हमें a का मान आएगा। तो a बराबर कितना आएगा, z का मान 0 रखे तो ये 0 प्लस 1 0 हो जाएगा, मतलब 0 प्लस 1 1 ही होगा और यहाँ 0 प्लस 1 1 ही होगा, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। अगर हम z का मान b का मान चाहिए हमको, तो इस दोनों में कॉमन खोजेंगे, इस दोनों में कॉमन z प्लस 2z प्लस 1 है ना, 2z प्लस 1 कॉमन है, 2z प्लस 1 में z का मान क्या रखा जाए जिससे कि 0 आ जाए, तो ये होगा -1/2, -1/2 रखने पर ये वैल्यू दोनों 0 हो जाएगा। तो -1/2 यहाँ रखेंगे तो यहाँ आप -1/2 रख के देखो, तो b इंटू -1/2 और इंटू में क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1, तो ये कितना आएगा, इधर ये जो है ना ये 1 के बराबर है, 1 बराबर ये -1/2 हो गया, -1/2 और ये कितना आ जाएगा +1/2, तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 1/4 होगा, -1/4 होगा, तो -1/4 b बराबर 1 है, तो b का मान क्या हो जाएगा -4। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या आ गया -4। इसी तरीके से अगर हमको c का वैल्यू चाहिए, तो इस दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो z का वैल्यू -1 रखना पड़ेगा, z का वैल्यू -1 रखें तो ये दोनों हो गया 0 के बराबर, -1 रखेंगे तो क्या होगा 1 बराबर c इंटू -1 और इंटू -2 हो जाएगा, 2 को -1 से गुना करेंगे तो और +1, तो क्या आया 1 बराबर c इंटू -1 इंटू -1, c का वैल्यू भी आ गया 1, तो c बराबर भी क्या आ गया 1। अब क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन में इसका वैल्यू रखना है, इंटीग्रेशन में इसका वैल्यू रखेंगे अलग अलग, जिस तरीके से है उसी तरीके से। नाउ अब क्या करते हैं, मेन टॉपिक जो है इसका सॉल्व करने का वही सॉल्व करेंगे। तो ये टर्म हम पूरा माने थे ना, तो क्या हो जाएगा, चलिए वैल्यू रख के आप अलग अलग कर लो। a का मान कितना है 1 है, तो इंटीग्रल ऑफ 1/z, इसका इंटीग्रल z के सापेक्ष। b का मान कितना है -4, तो -4 को आप बाहर में लिख लो डायरेक्ट से, b वाला टर्म क्या है 1/2z प्लस 1, 2z प्लस 1 ये है ना, इसका इंटीग्रल z के सापेक्ष। c का वैल्यू कितना आया 1 आया ना, तो प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/z प्लस 1 इंटीग्रल z के सापेक्ष। अब इंटीग्रल निकालो, क्या होता है log ऑफ मॉड ऑफ z हो जाएगा और -4 है तो 4 रहेगा, log ऑफ मॉड ऑफ क्या हो जाएंगे 2z प्लस 1, लेकिन z का गुणांक तो 2 है ना, जिसके सापेक्ष आप इंटीग्रेशन ज्ञात कर रहे हैं उसका जो भी गुणांक होगा उससे आप क्या करेंगे, उसके इंटीग्रल में भाग दे देंगे। तो 2 का, इसका z का गुणांक क्या है 2 है, तो 2 से हम इसके इंटीग्रल में भाग दे देंगे और प्लस क्या हो जाएगा log ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1। देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ मिस हुआ है क्या। चलिए नहीं कुछ मिस हुआ है।
चलिए प्लस सी हो जाएगा कांस्टेंट लास्ट में, आंसर नहीं होगा यहाँ पे। जेड किसको हम माने थे, ई टू द पावर एक्स को, तो चलिए हम रखते हैं वैल्यू लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई टू द पावर एक्स होगा और माइनस, इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 2, कैंसिल होकर के 2, लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 ई टू द पावर एक्स प्लस 1, जेड का वैल्यू पुट कर रहे हैं, और प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस 1 और प्लस सी। लॉग ऑफ ई टू द पावर एक्स क्या होता है, ये हो जाता है एक्स, और माइनस 2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 ई टू द पावर एक्स प्लस 1 और प्लस लॉग ऑफ मॉड ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस 1 प्लस सी। यही रहा अपना प्यारा सा आंसर। ये माइनस में है, ये प्लस में, आप चाहें तो इसको भाग दे सकते हैं और चाहे तो ऐसे छोड़ भी सकते हैं। नहीं, भाग तो लगेगा ही नहीं, यहाँ लॉग ये वाला पूरा टर्म का गुणांक 2 है और यहाँ गुणांक 1 है, तो ये भाग नहीं लगेगा। लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ वाई सीधा रहता है, तो लॉग ऑफ एक्स बट्टा वाई कर देते हैं। तो प्यारे भाई नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। आज के लिए रहने देते इतना ही, वीडियो हो गई थोड़ी ज़्यादा लंबी नहीं हुई है, फिर भी इतनी बड़ी वीडियोस काफ़ी हैं। जल्दी से इंडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म करेंगे, फिर उसके बाद कौन से चैप्टर स्टार्ट करना है आपको प्यारे दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे आगे क्वेश्चंस को बड़े ही प्यारे तरीके से।